दोस्तों, आपका स्वागत है टचिंग सोल्स में। अभी हम चर्चा कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो जनवरी में बीती थी। पहले एपिसोड में हमने देखा ट्रंप ने 47वें प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या किया और डीप सीक के लॉन्च के बारे में हमने बातचीत की। आज हम चर्चा करेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट की टेंशन पर। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले बिडेन ने अपनी पूरी कोशिश की कि रशिया यूक्रेन का युद्ध इतना तीव्र हो जाए कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसे रोक ना सके। यहां तक कि उन्होंने B-61-12 न्यूक्लियर हथियार की डिप्लॉयमेंट यूरोप में की। इस डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर एक भी ऐसा 200 किलो टन का न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया जाता है तो पूरा का पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो सकता है। यहां रशिया ने संयम रखा। यह युद्ध दो स्तर पर लड़ा जा रहा है। हवाई लड़ाई, जिसमें ड्रोन्स, जहाज और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा है जमीनी लड़ाई। हवाई लड़ाई में जेलेंस्की ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और साथ में इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का। उन्होंने कुर्स्क पे हमले किए हैं, बेलगोरोद पे हमले किए हैं और डीप रशिया के अंदर फ्यूल डंप्स, एमो डंप्स और साथ साथ में उनकी जो रिफाइनरीज है उन पे अटैक्स किए हैं। और रशिया ने ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे कि ओशनिक या इस्कंदर है उसका इस्तेमाल करते हुए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूक्रेन का है उस पे अटैक किया। इससे यूक्रेन के अंदर बिजली की किल्लत है और साथ साथ में उनके हीटिंग सिस्टम्स काम नहीं कर रहे इस ठंड के अंदर। रशिया और यूक्रेन का युद्ध आज एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है कि जमीनी लड़ाई के अंदर रशिया ने 20% यूक्रेन की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉनबास का जो पूरा एरिया है, चाहे वो डोनेस्क का हो या लुहांस्क का हो, उस एरिया पे अपना नियंत्रण कर ले। अब वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन हब है जिसका नाम है पोक्रोवस्क, उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और कुछ ही दूर है उससे, कुछ किलोमीटर ही दूर है उससे। एक जगह थी जहां यूक्रेन ने रशियन टेरिटरी को अपने कब्जे में किया है, वो है कुर्स्क का रीजन। 1263 किलोमीटर उन्होंने ले लिया था। रशिया ने 12,000 के करीब नॉर्थ कोरियन सैनिकों का इस्तेमाल करते हुए और अपने भी उन्होंने 60,000 के करीब सैनिक का इस्तेमाल किया और वापस 50% कुर्स्क रीजन को ले लिया। लेकिन अभी भी वहां भीषण लड़ाई चल रही है। तो अब दो जगह हैं जहां भीषण लड़ाई चल रही है। एक है पूर्वी यूक्रेन में पोक्रोवस्क रीजन के पास और दूसरा है कुर्स्क रीजन जो रशिया के अंदर है। दोनों साइड कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके का भी समझौता होता है तो जितनी भी वो टेरिटरी ज्यादा कंट्रोल कर सके तो उनको फायदा होगा। इस दौरान ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जिससे फॉरेन असिस्टेंस को 90 दिनों के लिए रोक लिया गया है। इससे क्या हो रहा है कि जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि वो युद्ध विराम की तरफ बढ़े। साथ साथ में उन्होंने धमकी दी है पुतिन को कि अगर वो युद्ध विराम नहीं करते तो वो अत्यधिक टैरिफ लगाएंगे रशिया के ऊपर। अब दोनों देशों के ऊपर प्रेशर है कि वो पीस डील करे या युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़े। ऐसा लगता है कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर पीस प्रक्रिया इस रीजन के अंदर शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की टेंशन पर। वहां पे 2 युद्ध विराम हुए थे। पहला युद्ध विराम हुआ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लेबनान के अंदर, और दूसरा युद्ध विराम हुआ इजराइल और हमास के साथ गाजा स्ट्रिप के अंदर। पहले युद्ध विराम में एक कंडीशन थी कि इजराइल 26 जनवरी तक अपनी फौजों को वापस इजराइल बुला लेगा साउथ लेबनान से, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 18 फरवरी तक। लेकिन इजरायली फोर्सेस जो साउथ लेबनान में है, जो शरणार्थी जो कि लेबनीज सिविलियंस थे जो अपने घरों में वापस आ रहे थे, उन पर उन्होंने हमला किया और दर्जनों के हिसाब से लोगों को मारा। लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह का युद्ध विराम होल्ड कर रहा है और इजरायली फौजें ऐसा लगता है कि फरवरी में वापस इजराइल चली जाएंगी। लेकिन यहां पर
इजराइल ने एक निर्णय लिया है। उन्होंने प्रतिबंध लगाया है यूएनआरडब्ल्यूए के ऊपर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के ऊपर। इनके 13,000 कर्मचारी पूरी गाजा स्ट्रिप के अंदर 19 लाख फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। उनको खाद्य सामग्री दे रहे हैं, दवा दारू दे रहे हैं और साथ साथ में उनको जलपान की भी सुविधा दे रहे हैं। और उनको बैन करने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा? एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ लाख फिलिस्तीनियों को मदद की जा रही है, लेकिन यह उस स्केल या एक्सटेंट के अंदर नहीं है जो यूएनआरडब्ल्यूए कर रही है। दूसरी तरफ गाजा में हॉस्टेज एक्सचेंज चल रहा है। 4 राउंड हो चुके हैं। 15 के करीब इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ दिया गया है और साथ साथ में इजराइल ने सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीनियों को भी छोड़ा है। यह तो पहली स्टेज की प्रक्रिया थी, लेकिन यह परमानेंट समझौता या सॉल्यूशन नहीं है। अभी चाहिए कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, जिसमें फिलिस्तीनियों को अपनी जगह मिले, अपना होमलैंड मिले गाजा स्ट्रिप के अंदर। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि यूएस और दूसरे देश जैसे इजिप्ट, कटार, भारत, हम सब प्रेशर डालें नेतन्याहू के ऊपर कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, ताकि इस पूरी एरिया के अंदर एक परमानेंट सॉल्यूशन हो और एक पीस प्रक्रिया शुरू हो और टेंशन की कमी आए। यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना थीटा लगाया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी जो गाजा स्ट्रिप में है उनको जॉर्डन और इजिप्ट में चला जाना चाहिए। इससे पूरे के पूरे अरब देश, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, कतार है, एक रोष की स्थिति में आ चुके हैं। और साथ साथ में जॉर्डन और इजिप्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि हम किसी भी शरणार्थी को नहीं लेंगे। यहां पे हमें उनके ट्रांस मूवमेंट की बात नहीं करनी चाहिए। यहां पे एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ही बढ़ना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। हमारा यह प्रोग्राम देखते रहिए। आगे हम बात करेंगे फरवरी की इवेंट्स के बारे में। और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें जरूर भेजिए अपने कमेंट्स के द्वारा, या फिर हमें सजेशंस दीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि हम कौन से टॉपिक कवर करें।